हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और उनकी तार्किक विचार की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभव तक ही सीमित होता है। तो फर्स्ट है बचपन, सेकेंड है मध्य बचपन, थर्ड है किशोरावस्था एंड फोर्थ है अवस्था। राइट आंसर फ्रेंड सेकंड हो जाएगा, मध्य बचपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए कहता है, कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। तो ये करेक्ट है। तर्क आर है फ्रेंड्स, बच्चे जो होते हैं, बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर अलग तरह से होते हैं। ये भी करेक्ट है। ओके, ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास को कैसा होता है। विकास जो होता है अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है और एक आयामी है, एक गतिशील है। तो विकास जो होता है गतिशील होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। ए है शीर्ष से पैर की ओर बढ़ता है, सेकंड है पैरों से सिर की ओर बढ़ता है, सी है केंद्र से छोर तक बढ़ता है, एंड डी है बाहर से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो विकास जो है वो सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए है, किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। और तर्क आर कहता है कि मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। ओके, तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता है, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वो उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो कोहलबर्ग नैतिक विकास की जो अवस्था में है वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास की अवस्था में है। राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। अभिकथन ए कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों में के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। ओके, तो ये करेक्ट है। तर्क आर कहता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही, आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। राइट आंसर फ्रेंड ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। तो ए है औपचारिक पारंपरिक, बी है परमपूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन लेवाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है। तो ए है, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। बी है फ्रेंड्स, शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। सी है, शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। एंड डी है, शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो ए है बी.एफ. स्किनर ने, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, सी है लेवाइगोस्की ने, डी है अल्बर्ट बंडूरा ने। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है बच्चों में वो प्रतिपादित किया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र को की रूढ़ी तय करने में मदद करेगा। तो ए है पाड़, बी है अनुकूलन, सी है पूर्वाभ्यास, एंड डी है निष्क्रिय अनुसरण। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा फर्स्ट, पाड़। ओके, पाड़ जो है वो समीपस्थ विकास के क्षेत्र में पूरी तरह जो है तय करने में उसे मदद करेगा। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता की स्थिर लक्ष्य होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है। तो ए है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, बी है सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, सी है भाषाई बुद्धिमत्ता, एंड डी है संगीतमय बुद्धिमत्ता। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। विवेचनात्मक चिंतन को जो बढ़ावा देता है, फर्स्ट है इसमें 4984 और 4694 का जोड़ क्या है। बी है दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था।
एनसी है महात्मा गांधी का जन्म कब किस वर्ष हुआ। एनडी है हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स कि हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और तर्क आर कहता है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे जेंडर समता को क्या मिले, बढ़ावा मिले। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। तो ए है उनको पृथकीकरण करके अलग शैक्षिक संस्थानों में भेजा जाना चाहिए। तो ये गलत है। बी है इनको केवल व्यावसायिक शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये भी गलत है केवल। सी क्या है फ्रेंड, इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूलों में पढ़ सकें। तो ये करेक्ट है। डी है कि इनको किसी प्रकार की दिशा की जरूरत नहीं है। तो ये गलत है। ओके, क्योंकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखने के लिए दर्शन शास्त्र का जो पालन होता है वो होता है कि इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूलों में जो है पढ़ सकें। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। तो ए है इसमें मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण। बी है लंबी अवधि के लिए लिखित परीक्षा। सी है तनाव के काम करने की क्षमता का परीक्षण, तनाव में काम करने की कार्य क्षमता का परीक्षण। एंड डी है अधिमान बैठने की व्यवस्था का करना। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड्स, अधिमान बैठने की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी स्कूल को चाहिए कि वे ए है विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड। रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता क्या होती है। ए अभिसारी सोच होती है, विचारों की मौलिकता होती है, कार्यों को दोहराने के लिए वरीयता होता है, विचार में केंद्रीयता होती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विचारों की मौलिकता होती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है कि समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष समूह स्कूल का क्या कहता है इसमें प्रस्ताव रखा जाता है। ओके, और समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया जो है जुड़ी हुई है। सी है कि समावेशन केवल विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम का अनुकूल प्रस्ताव रखता है। तो केवल जो है गलत है। एंड डी है फ्रेंड कि समावेश सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम के मानकीकरण पर जोर देता है। तो ये भी करेक्ट, ये भी गलत है। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया जो है जुड़ी हुई है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है। तो सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण जो है फ्रेंड वो है एक ऐसी कक्षा जहाँ पर बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है। तो ए है अन्वेषण और चर्चा, बी है अनुकूलन, सी है मानकीकृत मूल्यांकन, डी है बार बार वेधन और अभ्यास। तो जो है कौन सी प्रक्रिया जो है सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है। तो वो है अन्वेषण और चर्चा। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक तत्व है। बाधक क्या है। तो ए है अनुरूपी सोच है, बी है कलन विधि, सी है समानुभाविक, एंड डी है अनुक्रिया समुच्चय। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। अनुक्रिया समुच्चय जो है वो समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है। तो अपनी सोच के बारे में सोच ए है पूर्वाभ्यास कहलाती है, बी है रटना कहलाती है, सी है अधिसंज्ञान कहलाती है, एंड डी है सामीकरण कहलाती है। तो अपनी सोच के बारे में सोच जो कहलाती है वो अधिसंज्ञान कहलाती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसमें सी हो जाएगा। आगे देखेंगे किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो ए है गैर संदर्भित गतिविधियाँ, बी है यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ, सी है अर्थपूर्ण गतिविधियाँ, एंड डी है ऐसी गतिविधियाँ जो शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हों। तो अर्थपूर्ण गतिविधियाँ जो होती हैं वो विद्यार्थी में हिस्सा लेने पर बहुत प्रभावी ढंग से जो है उसमें विद्यार्थी जो है वो अपनी गतिविधियों में हिस्सा लेके बहुत जो प्रभावी ढंग से जो है सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है। तो ए सामाजिक सांस्कृतिक
सांस्कृतिक संदर्भों में होती है। बी है कि उसकी आनुवंशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। सी है कोर्स कड़ी सजा देकर सुसाधित किया जा सकता है। डी है में उनके विकास में से बाधा उत्पन्न होती है। तो बच्चों के सीखने की क्रियाएं जो होती हैं कि उनकी आनुवंशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अभिकथन ए कहता है संवाद व चर्चा की प्रक्रिया बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक होता है। तो करेक्ट है, क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों राइट है, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है? तो वो है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वो है रुचि के कारण नया कौशल सीखना। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा संवेग जो होता है अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करता है? तो वो है इसमें सीखने की जो जिज्ञासा जो है फ्रेंड, वो सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा। ओके, करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र जो है बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है? जैसे कि व्यक्तियों की ऊंचाई, व्यक्तियों, वस्तुओं व उनके आसपास के बच्चों के प्रति बच्चों की भावनाएं। जैसे तो ए है इसमें शारीरिक विकास, बी है आध्यात्मिक विकास, सी है संवेगात्मक विकास, डी है संज्ञानात्मक विकास। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, संवेगात्मक विकास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो है बताता है, क्या बताता है? ए है सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति समान होती है, बी है सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी नहीं होती है, सी है विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। तो ये करेक्ट है। एंड डी है सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। तो ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किस प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे जो है समाज में अपनी भूमिका को, ए है समाजीकरण व उत्संस्करण, बी है समावेशन व समायोजन, सी है अनुकूलन व समायोजन, एंड डी है अनुकूलन व उत्संस्करण। तो इसमें जो है फ्रेंड, इसमें जो राइट हो जाएगा वो ए हो जाएगा, समाजीकरण व उत्संस्करण के रूप में देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता जो होता है संवेदी चालक अवस्था, यह विशेषता जो है संवेदी चालक अवस्था में पाई जाती है और इस विशेषता को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे जो होते हैं वो किसको क्रिया करने के को महत्व देते हैं, जबकि लियो वाइगोस्की जो है भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास में अच्छा लड़की चरण जो होते हैं, किस चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? तो ए है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना, बी है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश कर सकें, एंड सी है इसमें यह महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उतना आवश्यक है, एंड डी है इसमें अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना कि जो सभी मानवता के लिए है वो मान्य है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो नैतिक विकास में अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की संख्या की विशेषता जो होती है वो यह होती है कि दूसरे लड़कों नियमों को निश्चित और निक्षेप देखना, एंड दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? तो ए है यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमता से परे क्या है, लेकिन जो वे की समर्थन करते हैं के साथ क्या कर सकते हैं। बी है बच्चों को उनकी वर्तमान स्थिति तक सीमित रखना, सी है बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना। लेव वाइगोस्की का जो कथन है वो है, लेव वाइगोस्की जो है वर्तमान में बच्चों की भाषाओं से भाषा क्या है, लेकिन बच्चों के यह देखना कि बच्चों में वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ कर सकते हैं। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं,
लेव-वायगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? तो ए है आनुवंशिक व परिपक्व को समझते हैं, बी है व्यक्तिगत व क्रिया आधारित समझते हैं, सी है सार्वभौमिक व अचल समझते हैं, एंड डी है अचल व भाषा आधारित समझते हैं। तो लेव-वायगोत्स्की जो हैं संज्ञान को समझते हैं वो सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका कैसी होती है? तो ए शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है, तो वर्गीकृत करना गलत है, ये निगेटिव है। सेकंड है शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार पूरा करने के लिए पूछती है, ये भी गलत है। सेकंड है कि शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए प्रायः जो है भय का उपयोग करती है। तो फ्रेंड इसमें जो और सी है कि अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है, एंड डी है प्रत्येक शिक्षक को व्यक्तिगत ध्यान देती है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, प्रत्येक शिक्षक को व्यक्तिगत ध्यान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था? ए है प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। सेकंड है बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। सी है प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, एंड डी है इसमें बुद्धि कुछ स्थितियों में जो है अनुकूल होने की एक समान क्षमता है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग जो बुद्धि होती है प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में जो होता है अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ओके, तो जो कि हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ थ्योरी है, इन्होंने अपने थ्योरी में 8 प्रकार की बुद्धि को बताया है। तो राइट जिसमें सबका अलग अलग बुद्धि है, जिसका तो राइट आंसर ए हो जाएगा। लेव-वायगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद क्या है? ए विद्यार्थियों की सोच को विनियमित प्रभाव करता है। सेकंड विद्यार्थी की सोच में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी है विद्यार्थियों की सोच में बाधा पहुँच डालता है। एंड डी है विद्यार्थियों की सोच में केंद्रीयता को बढ़ावा देता है। तो लेव-वायगोत्स्की के अनुसार जो निजी संवाद होता है वो विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। तो ये करेक्ट है क्योंकि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ओके, तो ये भी राइट है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधता को शामिल करना चाहिए? तो वो आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई और सामाजिक जो है विविधता को शामिल करना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन समाजी रचनावाद कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है? तो ए है मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए, वो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना चाहिए। तो ये गलत है। बी है मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो का कक्षागत अंतःक्रिया शामिल होनी चाहिए। तो ये करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में कौन से कौशल का परीक्षण शामिल है? सभी बच्चों की जरूरतों, नियमों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं? तो एक ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा, समस्या समाधान द्वारा, अभिसारी सोच द्वारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, समस्या समाधान द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो ए है लचीला समूहन से, बी है उचित समायोजन से, सी है विभेदित निर्देश से, डी है नामीकरण व पृथक्करण से। तो समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो वो नामीकरण व पृथक्करण से बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है? तो ए है इसमें शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तक के लिए पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को हवाला देकर देना। तो ये गलत है। बी क्या है, शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये करेक्ट है। एंड सी है शिक्षक को केवल प्रभावी समूचे से आने वाले विद्यार्थियों को उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये गलत है। एंड शिक्षकों को केवल अपने अनुभव के उससे उदाहरण देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये भी गलत है। तो इसमें जो होगा फ्रेंड की विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरण जो होता है, शिक्षकों को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों में जो है उनकी निजी जिंदगी में से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है कि विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार है, यानी ADHD है, वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृष्टिक व स्वरिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। तो कैसे लाभान्वित होते हैं? तो ये करेक्ट है। एंड बी है विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि
कम होती है, वह उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें फ्रेंड दोनों राइट है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट उन्हें अक्षर व छोटे चित्रों में किताबों में प्रयोग करना चाहिए। एंड सेकंड है स्पार्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिसमें उभार हो का प्रयोग करना चाहिए। सी है सहायक तकनीक के प्रयोग पर प्रतिबंध करना चाहिए। डी है शिक्षकों को समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड बी, स्पार्शिक व सामग्री व अन्य संसाधन जिसमें उभारों का प्रयोग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या होती है। तो ए अनुरूपता, बी अभिसारी सोच, सी है अपसारी सोच, एंड डी है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता जो होती है वो अपसारी सोच होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है। तो ए है पूछताछ और जांच, सेकंड वेधन और अभ्यास, सी है रटकर स्मरण, एंड फोर्थ है निष्क्रिय सुनना। तो सक्रिय जुड़ाव का जो अर्थ होता है वो पूछकर और जांच करना होता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो ये पूर्व ज्ञान का संगठन व पूर्ण संगठन, ये बिल्कुल करेक्ट है। अन्वेषण व खोज, ये भी करेक्ट है। सामाजिक अंतःक्रिया जो है ये भी करेक्ट है, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए व उन्हें जो है प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। तर्क आर है कि विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में जो है मदद करने से संवेगों को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलता है। ओके, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है दोनों सही है इसमें। ओके, तो और ये आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, साधन लक्ष्य विश्लेषण में क्या होना चाहिए। तो ये है लक्ष्यों को प्राप्त विश्लेषण के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया जो है निर्धारित होती है। बी है फ्रेंड की समस्या को कोई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक जो है उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके, सी है कि छात्र अपने लगन में अच्छे सुनते हैं, और सी है कि छात्र लक्ष्य में जो है फ्रेंड शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस जाते हैं। एंड डी है विद्यार्थी अपने खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देते हैं जिनमें कुछ ऐसी स्थिति होती है फ्रेंड्स कि जिनका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। तो साधन लक्ष्य विश्लेषण क्या होता है। साधन लक्ष्य विश्लेषण जो होता है फ्रेंड्स कि वह समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान इसमें केंद्रित किया जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विलक्षण महारत उन्मुखी विद्यार्थी पर लागू होते हैं। तो महारत उन्मुखी विद्यार्थी पर जो लागू होते हैं वो यह संरचनाओं को समझने व सीखने में के लिए क्या है प्रेरित होते हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, पढ़ने की गतिविधि करने के बाद रोशनी विद्यार्थी को जो है इस प्रश्न पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि अपने पाठक के होने के बारे में क्या सीखा। रोशनी किस प्रकार के कौशल को बढ़ावा दे रही है। तो रोशनी जो दे रही है फ्रेंड वो अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रही है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन ए कहता है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के आधारभूत कक्षाकक्ष में बच्चों की सामाजिक भूमिका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा का जो बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने से मौके मुहैया कराए जाएंगे। ओके, एंड सेकंड है सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसमें ये जो है दोनों करेक्ट है और आर जो है वो सही व्याख्या भी करता है एक ही। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा दी गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, तो ये गलत है। सजा द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, तो ये भी गलत है। नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, तो ये भी गलत है। बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्कूल कक्षा में प्रथम जामुन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक अभिप्रेरणा को जो है
आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाते हैं। तो फर्स्ट है सालू, वो कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहती है ताकि वो दूसरों पर हावी हो सके। ओके, एंड बी है फ्रेंड, इसमें रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो। एंड सी है रानी सजा से बचने के लिए दिए गए दस्तकार पर काम कर रही है। एंड डी है उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है। ओके, उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कि उर्मिला जो है अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो ए है समाजी रचनात्मक दृष्टिकोण, बी है इसमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सी है मनोगतिशील दृष्टिकोण, एंड डी है मनोयौगिक दृष्टिकोण। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसमें ए हो जाएगा। ओके, कि समाजी रचनात्मक दृष्टिकोण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं पहले स्थूल गति कौशल पहले सीखते हैं। ओके, फिर अपना सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखते हैं। स्थूल गति कौशल जो होता है वो बड़ी मांसपेशी होती है, सूक्ष्म गति कौशल जो होता है वो छोटी मांसपेशियाँ होती हैं। जैसे फिंगर से जो भी यूज होता है उसे हम सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं, और बॉडी से जो भी चीज़ होता है उसे हम स्थूल गति कौशल कहते हैं। ओके, तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं पहले स्थूल गति कौशल पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के कौशल सीखते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चे के बारे में क्या समझ रख सकते हैं? तो ए है बच्चे कोरी पट्टी होते हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। तो ये गलत है। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये करेक्ट है। सी है बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता है। तो ये भी गलत है, बिल्कुल बदला जा सकता है। एंड डी है कि बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशित करती है, क्रमोदेशित होती है, जिसे बदलने के लिए जो है वो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे जो होते हैं फ्रेंड वो सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनका अपने खुद के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ए है इसमें विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। तो ये गलत है। ओके, क्योंकि विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर ही निर्भर नहीं करता है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। बी है विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। ये भी गलत है। विकास कम समय में होने वाली अस्थायी परिवर्तन है। तो ये भी गलत है। विकास जो होता है फ्रेंड समग्र और एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि क्या है? तो ए है संवेदी पेशी अवस्था है, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता जो होती है जीन पियाजे के सेकंड स्टेज में होती है। ओके, यानी कि 2 से 6 वर्ष तक की जो 7 वर्ष तक का जो अवस्था होता है उसमें होता है। उसमें बच्चा जो होता है वो प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता को जो है की उपलब्धि वाला अवस्था होता है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह संपूर्ण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने साथ हाथ में पकड़ने के तरीके को बदलती है। तो ए है समायोजन, बी है अनुबंधन, सी है अंतर्विषयकता, एंड डी है स्कीमा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, समायोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? तो ए है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, बी है सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा, विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। विनिमय उद्देश्य
अभिविन्यास जो है उसमें कोहलबर्ग का जो सिद्धांत उसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं नैतिक चयन को निर्धारित करती है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चे जो होते हैं सीखने को सुधारित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये नकारात्मक प्रतिपुष्टि देना चाहिए, गलत है। बी सेकंड क्या है इसमें, इनाम देने चाहिए, ये भी गलत है। एंड थर्ड है पार प्रदान करना चाहिए। एंड फोर्थ है सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं उन्हें पार प्रदान करना चाहिए। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, पार यानी एक सिरुमा मदद देनी चाहिए, सहारा देना चाहिए। जो लेव वाइगोत्स्की ने कहा है उसको पार नाम दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि सोच ये है बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहगामी गतिविधियों द्वारा सह-निर्मित की जाती है। ओके, बी है बच्चों का संदर्भ की कोई सरोकार नहीं है, ये गलत है। एंड सी है तब घटित होती है तब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंध जो है वो होता है। एंड डी है का भाषा विकास से कोई संबंध नहीं है। तो लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि सोच जो होती है बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहगामी गतिविधियों के दौरान स्वनिर्मित की जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स। कक्षा कक्ष में बच्चे जो होते हैं सीखने की प्रक्रिया में जो है भागीदार रहते हैं और वे अपने गति ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार जो है सीखते हैं। ए प्रगतिशील कक्षा में, बी शिक्षा केंद्रित कक्षा, सी है व्यवहारवादी कक्षा, एंड डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड की प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे जो होते हैं सबसे प्रभावी ढंग से स्वीकार करते हैं और बनाए गए प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे जो होते हैं वो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं। ओके, और वे अपनी गति ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में कैसी बुद्धि होती है। तो हर व्यक्ति में जो होती है अलग अलग मात्रा में भिन्न भिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, बाल विकास एवं बालिकाओं की निजी अवस्था संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित और नियंत्रित करती है। तो यह है लेव वाइगोत्स्की का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, बच्चों में जो है जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी युक्ति है। तो वो है इसमें जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करना। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, कथन ए कहता है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होती हैं। एकमात्र तरीका मूल्यांकन का जो है वो गलत है। ओके, गलत है। और बच्चे रटकर स्मरण करने और करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो रटकर स्मरण करना मूल्यांकन और ये एकमात्र तरीका मूल्यांकन का, ये दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर फ्रेंड इसमें दोनों रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कथन ए कहता है समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्ट विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। तो ये करेक्ट है। ओके, और तर्क आर है फ्रेंड की समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक ही सीमित नहीं है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी, आर जो है दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है फ्रेंड्स ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को वीरता के किस स्तर पर जो है ध्यान देना चाहिए। तो प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को वीरता की जो है वो एक गुण के रूप में देखने के अवसर के एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। ओके, प्राथमिक माध्यमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को एक रूप में देखना चाहिए, एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे उसके भौतिक विकास में जो है इम्पोर्टेंट रहे। ओके,
प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता के किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो उन्हें एक गुण के रूप में देखना चाहिए, उन्हें एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिले। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। क्रांतिक जो 5वीं वर्ष कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने की निरंतर मुश्किल होती है। यह किस के अभिलक्षण हो सकते हैं? तो स्वालीनता के अभिलक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार जो है उपयुक्त समायोजन है? तो फर्स्ट है इसमें कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, एंड फोर्थ है कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री। पहला और चौथा इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता क्या है? ये आप सारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि शिक्षिका विद्यार्थी की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन से कार्य करना नहीं होगा? तो ए है परिणाम से आर्थिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बी है विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए, तुलना करना गलत है। विद्यार्थियों की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, ये भी गलत है। स्व आकलन के लिए अवसर प्रदान करनी चाहिए, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, विद्यार्थियों की आपसी तुलना करनी चाहिए। ओके, नहीं कर, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है फ्रेंड वो निगेटिव पूछा है, तो आंसर भी जो होगा निगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखना क्या है? सीखना जो होता है फ्रेंड एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो ये गलत है। सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। बी क्या है? व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ओके, सीखना जो होता है वो व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे? तो मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुखी विद्यार्थी को तैयार करने के लिए क्या करनी चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया में हमें आनंद व अनुभूति जो है महसूस करनी चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, करेक्ट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करती है? तो ए है ज्ञान को विद्यार्थी के निजी जीवन से जोड़ना। बी है केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण कराना, बारंबार वेधन व अभ्यास देना। डी है बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद करने का प्रयास करना। तो जो निम्न में से जो प्रणाली है फ्रेंड विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी वो है ज्ञान को विद्यार्थी के निजी जीवन से जोड़ना। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। एक समाजी रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके दिया जाता है? वो अधिसंज्ञानात्मक कौशल को, स्वनियमितता को, विवेचनात्मक सोच को, समस्या समाधान को। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। विद्यार्थी में संप्रदायों की वैकल्पिक संरचना कैसी होती है? विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे जो सीखते हैं प्रयोग व अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं, सुनकर व बोलकर सीखते हैं, रचना चर्चा व मनन करके सीखते हैं, एंड चीज़ें बनाकर व करके सीखते हैं। तो बच्चे जो सीखते हैं फ्रेंड्स वो प्रयोग व अन्वेषण के द्वारा भी सीखेंगे, सुनकर व बोलकर भी सीखेंगे, रचना व मनन करके भी सीखेंगे, चीज़ें बनाकर व करके भी सीखेंगे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एक माध्यमिक की कक्षा में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो ए है बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते हैं, बी है मध्यम चुनौती प्रस्तुत करते हैं, सी है बेहद चुनौतियां देते हैं, डी है पुनरावृत्ति व उबाऊ होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। ओके, तो हमारा अधिगम जो होगा वो अगर आनंद और संतुष्टि से जुड़ा होगा तो वो एक अर्थपूर्ण अधिगम होगा। ओके, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए कहता है एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह इच्छाओं को सहयोगात्मक रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बच्चे अपने सहयोगियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ओके, इसमें फ्रेंड राइट दोनों है, ए एंड आर दोनों इसमें सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट पे आएंगे फ्रेंड। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी है मध्य बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था, एंड डी है किशोरावस्था। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, किशोरावस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए कहता है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को जो है समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने की विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो
बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ओके, तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, करेक्ट है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, तो ये गलत है, क्योंकि विकास की विशिष्ट दिशा होती है और कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। और विकास आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों का अंतः परिणाम है। विकास की कुछ निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत क्या है? नहीं है पूछा है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर जो होते हैं तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तो ए है संवेदी चालक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी जीन पियाजे की थर्ड स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कथन ए कहता है 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास के एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। ओके, तो ये करेक्ट है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से जो होते हैं वो हल नहीं कर पाते हैं। तो ये करेक्ट है, क्योंकि तार्किक और जो है समस्या व्यवस्थित जो होता है ये जीन पियाजे के 4th स्टेज में होता है। तो इसमें जो पूछा है ये 3rd स्टेज का पूछा है, तो पहला और दूसरा इसमें दोनों सही, आर दोनों करेक्ट है और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन भी करता है ए की। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता होती है? ए है व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, बी है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, सी है दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, एंड डी है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में जो है कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के एक चरण की क्या विशेषता है? तो यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की जो विशेषता है वो है इसमें व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें 2 भागीदार जो होते हैं जो एक कार्य को अलग अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंच जाते हैं क्या कहलाती है? तो वो अंतर्विषयकता कहलाती है। ओके, या तो अंतर्विषयकता जो होता है वो 2 भागीदार जब कार्य को अलग अलग समझ से शुरू करते हैं तो एक साझी समझ पे पहुंच जाते हैं तो वो अंतर्विषयकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा कैसी होती है? भाषा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, सी है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली होता है, एंड डी की बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ले वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किस प्रकार की कक्षा में किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक है या शिक्षक टाइपिंग मिस्टेक के शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाते हैं। ए है व्यवहारवादी, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है प्रगतिशील, एंड डी है परीक्षा केंद्रित। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, व्यवहारवादी। ओके, आगे देखते हैं, कथन ए कहता है प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। तो बिल्कुल ये क्या है? ये करेक्ट है। ओके, और हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तियों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों राइट है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार यह जो है निजी वाक्य का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे बढ़ावा देना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना किसका उदाहरण है? तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता को दर्शा पाए। तर्क आर कहता है कि शिक्षकों की तर्क आर है फ्रेंड कि शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं वो बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने की को बेहद प्रभावित करती हैं। तो ए और आर जो है इसमें दोनों राइट है और आर जो है वो राइट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? वो है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। राइट आंसर ए हो जाएगा।
जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रश्न महज प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है? तो फर्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? बी है, प्लेटो भारत में प्लेटो प्लूटो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्न में से कौन सा प्रश्न महज प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है? तो फर्स्ट इसमें टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? बी है, भारत के कितने राज्य हैं? एंड सी है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? डी है, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं? तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ए है, विद्यालयी पाठचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूहों के बच्चे सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। बी है, समावेश से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा और रुकावट आती है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। सी है, समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में भिन्नता देखते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। एंड डी है, समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है क्योंकि समावेशन से केवल वो ही लाभान्वित होते हैं। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका वंचित समूह में आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है? तो उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर कर सकती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी कक्षा प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? फर्स्ट है, प्रकाश के साथ आवर्तक लेंस का प्रावधान, ये करेक्ट है। ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्या द्वारा परिशिष्ट करना, ये भी करेक्ट है। सी एंड थर्ड है कि बहुत से अदुष्टिक प्रस्तुतिकरण देना, तो ये गलत है। एंड फोर्थ है, पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, तो ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो फर्स्ट है, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। बी है, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, तो ये गलत है। सी है, प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, ये भी गलत है। बहुविकल्पी प्रश्न देकर, ये भी गलत है। उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक हो रहे होगा? तो वो है सहयोगात्मक अधिगम, परवाह या व समानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति एंड उचित समायोजन, मानकीकृत निर्देश, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? ए है, जब व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा व खारिज किया जाए। बी है, जब संप्रत्तियों को अमूर्त बनाकर वह संदर्भित तरीके के साथ पढ़ाया जाए, तो अमूर्त जो है संदर्भित, ये गलत है। सी है, जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आए, तो ये भी गलत है। जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकारा व संबोधित किया जाए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं, जब शिक्षक के WL नीति जिसमें विद्यार्थी को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह यह क्या जानना चाहते हैं तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं तथा वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं? तो ए है अधिसंज्ञान, बी है ज्ञान रखना व प्रत्यास्मरण, सी है अनुकरण, एंड डी अनुबंधन। तो राइट आंसर सी ए हो जाएगा फ्रेंड, अधिसंज्ञान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? तो ए है सहयोगात्मक शिक्षा, बी है व्याख्यान, सी है अवधारणात्मक मानचित्र, डी है प्रयोगों का संचालन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, व्याख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है? तो समस्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए तरीकों पर अटक जाना। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है? तो अनुकूलन कहलाती है, अधिसंज्ञान कहलाती है, नियमन कहलाती है, अनुकरण कहलाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिसंज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, छात्रों को अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करने चाहिए। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, महारत उन्मुखी विद्यार्थी की विशेषता है कि उनमें विफलता का कम डर और क्षमता का वृद्धिशील दृष्टिकोण होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्यौहार तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए, विविधता का सम्मान करना चाहिए, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तो वो समानुभूति के गुण होने चाहिए, देखभाल के गुण होने चाहिए, प्रामाणिकता के गुण होने चाहिए, असहिष्णुता के गुण होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सी हो जाएगा। ओके, कि समानुभूति, देखभाल, प्रामाणिकता के गुण होने चाहिए, असहिष्णुता ये रॉन्ग है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका क्या होता है? तो ए है पुरस्कार प्रदान करना, दंड देना, तो ये गलत है। सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो अपने को स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। एंड डी है सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहणकर्ता को प्रोत्साहित करना। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें, सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।